नमस्कार, एक बार बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर और अब की बार मेंस पार्ट सीरीज में, जिसके तहत हम जीएस प्रश्न पत्र 1 से प्रश्न कराने वाले हैं। ये क्या हो जाता है। और आज का जो हमारा प्रश्न है वो भारत में नगरीकरण की प्रवृत्ति का परीक्षण कीजिए। तीव्र गति से बढ़ते नगरीकरण से उत्पन्न सामाजिक परिणामों की जो है वो आपको व्याख्या करनी है। और 12 अंक का प्रश्न है। आप सभी जानते होंगे कि आप लोग की जो परीक्षा का पैटर्न है, प्रश्न का जो परीक्षा में आते हैं वो दो टाइप के प्रश्न होते हैं। एक तो होता है 200 शब्दों में जो 12 अंकों का होता है, और दूसरा होता है 125 शब्दों में लिखना होता है, 8 अंक का होता है। तो जो 12 अंक के प्रश्न होते हैं तो जनरली उसमें दो भाग होते ही हैं। वो दो पार्ट में जो आपका प्रश्न होता है वो विभक्त होता ही होता है, और कभी कभी वो 3 पार्ट में भी डिवाइड होता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब आपको मुख्य परीक्षा में प्रश्न पत्र मिलेगा तो फिर कायदे से पढ़ लीजिएगा। और जैसे आपको सबसे पहले प्रश्न पत्र में ही कॉपी में ही प्रश्न पत्र रहता है, और वो 2-3 मिनट पहले आपको देते भी हैं, तो उसमें कॉपी पे अपना रोल नंबर फिल करना होता है। तो फिल कर करके जो है आप पेपर एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर प्रश्न पत्र को बहुत ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो गलती क्या होती है, एक तो कुछल्ले शब्द गलती कर देते हैं कि टिप्पणी करिए, आलोचना करिए, सब आलोचना करिए, या फिर आपसे छूटता क्या है कि वो डायमेंशन छूट जाते हैं। कि अगर सपोज करिए कि किसी भी 12 अंक के प्रश्न को जो है 3 डायमेंशंस में पूछा गया है और आप 2 में ही लिख के आ गए, तो आपकी जो मूल्यांकन होगी आपकी कॉपी का वो कायदे से 8 अंक में ही होगी, और वहाँ आपका नुकसान हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना होगा। एक बार प्रश्न हम पुनः पढ़ रहे हैं। भारत में नगरीकरण की प्रवृत्ति का परीक्षण कीजिए तथा तीव्र गति से बढ़ते नगरीकरण से उत्पन्न सामाजिक परिणामों की जो है वो व्याख्या करनी है। तो थोड़ा सा बताइए कि नगरीकरण की स्थिति क्या है। तो संयुक्त राष्ट्र की एक नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में विश्व की आधी आबादी जो है वो शहरों में रह रही है। मतलब ये आप नहीं कह रहे हैं, हम नहीं कह रहा है, ये कौन कह रहा है? संयुक्त राष्ट्र कह रहा है। और वर्ष 2050 तक यदि भारत की बात की जाए तो भारत की आधी आबादी जो है वो नगरीय हो जाएगी, ऐसा अनुमान संयुक्त राष्ट्र के द्वारा लगाया गया है। और वर्तमान में अगर देखा जाए तो 31.16% जो लोग हैं वो शहरों में रह रहे हैं, लेकिन ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। और अभी जो अनुमान लगाया जा रहा है कि वर्तमान में 37-38% तक ये जो है चीज़ें पहुंच गई हैं। तो आपको कुछ ऐसे फैक्ट हैं, अब ये तो आपने खूब पीटी में पढ़ा ही होगा, इसका उपयोग कर ले। और फिर जो संयुक्त राष्ट्र कह रहा है कि भाई 2050 तक जो है वो दुनिया की आधी आबादी जो है वो नगरों में रहने लगेगी। तो देखिए, जब भी आप भूमिका लिखिए तो अगर भूमिका में अगर विश्व बैंक का हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ का हुआ, इस तरीके के अगर कुछ जो प्रसिद्ध संस्थाएं हैं जिन पे ट्रस्ट है, और अगर वो कोई चीज़ बता रही हैं तो आप उनको यदि कोट करके लिखेंगे तो थोड़ा सा वो एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा परीक्षक के ऊपर कि जो है बच्चा थोड़ा गंभीर है और चीज़ों को तथ्य तर्क के आधार पर कह रहा है। तो ये काम आपको अपने प्रश्न पत्र में करना है। भारत में शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है। आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2001 में भारत की जनसंख्या का लगभग 27.81% शहरों में निवास कर रही थी, जो 2011 में बढ़ कर के 31.16% हो गई। देख रहे हैं ना कि भाई 2000 अगर एक में देखा जाए तो 27.81% लोग शहरों में थे, और 2011 की जनसंख्या में 31.16% लोग जो है वो शहरों में रहने लगे। फिर लोग बेहतर आजीविका के साधनों, शिक्षा एवं स्वास्थ्य की उपलब्धता के कारण शहरों को प्राथमिकता दे रहे हैं। भाई अगर लोग शहर में जा रहे हैं या शहरों को जो है प्रिफर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं?
क्योंकि उनको लगता है कि वहाँ रोजगार के बेहतर साधन है शहर, फिर एजुकेशन हेल्थ की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो ये सारी चीज़ों की वजह से जो है लोग शहरों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। और ये आंकड़ा भी जो है इस दावे को जो है वो पुष्ट कर रहा है कि अगर आप 1901 में देखेंगे तो जो भारत में शहरी आबादी थी वो मात्र 2,56,00,000 थी। मतलब 2,56,00,000 लोग जो है वो शहरों में रह रहे थे। अगर 1951 में देखा जाए, मतलब करीब करीब 50 साल बाद, तो ये बढ़कर के आंकड़ा हो जाता है 6,24,00,000 तक। मतलब जो हमारी आबादी थी उसमें से 6,24,00,000 लोग जो है वो शहरों में रह रहे थे या महानगरों में रह रहे थे। अब इसके बाद अगर 1981 में देखा जाए तो इसमें बहुत तेज़ी से परिवर्तन आया और 1981 तक इस आबादी में 91.7 मिलियन की वृद्धि हो गई। मतलब ये जो 51 से 81 तक का समय है, जो 30 वर्ष का समय है, उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। और इसी तरह 81 से 91 के बीच अगर ये 10 वर्ष की वृद्धि देखा जाए तो आबादी 5,77,00,000 तक जो है वो बढ़ गई। और इसीलिए आपके जो प्रीलिम्स में पूछा गया ना कि सर्वाधिक जो नगरीकरण का समय वो कब रहा है, तो यही रहा है 1981 से 1991 के बीच में। मतलब इस समय बहुत ज़्यादा ग्रामीण आबादी से पलायन हुआ शहरों की तरफ। मतलब अभी तक का सर्वाधिक ये माना जा सकता है, जिससे स्पष्ट होता है कि भारत में औद्योगिकरण से शहरी आबादी में पर्याप्त वृद्धि हुई है, भले ही जो है विकास की गति धीमी रही है। मतलब जो औद्योगिक क्रांति का जो प्रभाव है वो भारत में भी उससे अछूता नहीं रहा। और ये जो जनसंख्या के आंकड़े हैं जो शहरों की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं, जो शहरी जनसंख्या बढ़ रही है, तो ये औद्योगिकरण के प्रभाव को ही दिखा रहे हैं। वो अलग बात है कि औद्योगिक क्रांति जिस तरीके से यूरोप, अमेरिका या वर्तमान चीन में देखने को मिली, वैसा विकास हमारे यहाँ नहीं हुआ, लेकिन आबादी में जो बढ़त है वो पर्याप्त हुई है। तो ये आप बता रहे हैं। और देखिए इस तरीके के कुछ आंकड़े आपको अपने मुख्य परीक्षा की आंसर राइटिंग में देने ही होंगे। देखिए ये सब ऐसे प्रश्न हैं कि जनरली किसी भी बच्चे को, अगर 12 कर रहा बच्चा हो, 12th में हो, उसको भी बैठा दिया जाए तो वो भी लिखेगा कुछ न कुछ। लेकिन अब वो कुछ न कुछ लिखने से तो आप अंक नहीं पाएंगे। आपको अपने जो भी आप दावा कर रहे हैं उसके पीछे का प्रमाण देना होता है, तर्क देना होता है, तथ्य देना होता है, तब जा कर के आप बेहतर अंक पाएंगे। और वो तभी दे पाएंगे जब ये सब चीज़ें आपको याद हो और इसकी प्रैक्टिस आप लोग ज़रूर करिएगा। क्योंकि बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर मैं पेपर पूरा करके आया लेकिन मुझे उस तरीके का अंक नहीं मिला। तो अंक इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि आप लोग करते क्या हैं कि आप लोग कहानी लिख के चले आते हैं। मतलब बहुत जर्नल तरीके से आंसर राइटिंग करते हैं। और आंसर राइटिंग में सबसे आंसर राइटिंग की कुछ बुनियादी शर्तें होती हैं। उसमें एक बड़ी शर्त होती है कि जब भी आप कोई दावा करें या कोई बात कहें तो उसको किसी के हवाले से कहें, मतलब उसके पीछे का एक ठोस आधार हो और उस आधार को आपके आंसर राइटिंग में वो आधार मेंशन भी हो। तब न लगेगा कि नहीं ये हवा हवाई बातें नहीं हैं, बच्चा अगर कह रहा है तो पीछे से सोर्स भी बता रहा। तो सोर्स की भी ज़रूरत होती है। अब आप कहेंगे कि सर कितना सोर्स याद करें। देखिए बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक प्रश्न में आप 2-3 दावे कर रहे हैं और उसमें 1-2 भी प्रमाण आप दे रहे हैं पीछे से, तो वो आपके उत्तर के लिए बहुत ज़्यादा सकारात्मक हो जाएगा। और 8-10-15 प्रयास तो ऐसे करने चाहिए। ये कुछ हमारे जो टेस्ट सीरीज प्रोग्राम हैं, आप लोग जो है इसको भी देखिए। सबसे पहले तो अब की बार मेंस पार सीरीज चल रही है उन बच्चों के लिए जो इस बार मुख्य परीक्षा दे रहे हैं। कायदे से देखा जाए तो 1.5 महीना से भी कम समय है। तो ऐसी स्थिति में जो हमारे बैचेज चल रहे हैं बच्चा ज्वाइन करे और जो हमारे टेस्ट पेपर हुए हैं अगर उस PDF को भी देख करके जाएगा तो बहुत अच्छी स्थिति में रहेगा। और वर्तमान में पेपर 1, 2, 3 के बैचेज चल भी रहे हैं, तो जुड़ना चाहे तो वो जुड़े भी, इसका भी वो लाभ उठाए। और दूसरा बैच है हमारा शून्य शिखर बैच। ये उन बच्चों के लिए है जो किसी कारणवश इस बार मुख्य परीक्षा नहीं दे पाए और जिनका टारगेट 2025 का
पीसीएस है, या 2026 को लेकर के जो बच्चे टारगेटेड हैं तो वो इस शून्य से शिखर बैच में जुड़े। और देखिए प्रक्रिया दोनों बैच की सेम ही होती है, बस एक में प्रश्नों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब क्या कि जितना आप कर सके, और दूसरा होता है वो टारगेटेड होता है कि एक दिन में 2 से 4 प्रश्न हम चाहेंगे कि आप लिख करके दिखाइए। तो जिसके लिए भी आप योग्य हों आप चुनाव करें, इसका लाभ उठाइए। इसी तरीके से आप जो प्रश्न दिया जाएगा आपके उत्तर आएंगे पीडीएफ में, और प्रॉपर वे में मार्किंग होगी, जो भी कमी रहेगी वो बताई जाएगी। अगर आपका आधा एक नंबर भी कटा है, क्यों कटा है, और फिर आपको जो है मॉडल आंसर भी दिए जाएंगे। और ये मॉडल आंसर जो है प्रत्येक टेस्ट जैसे ही आपकी कॉपी चेक हो जाएगी प्रत्येक दिन दिए जाते हैं और प्रत्येक टेस्ट के दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम 2 4 10 दे करके बंद कर देंगे, मतलब ये लास्ट तक देंगे। और इस बार जो मुख्य परीक्षा देने जा रहे हैं वो तो ज़रूर हमारे मतलब जो अब की बार मेंस पार बैच का जो पीडीएफ है उसको देख करके जाए, वो बहुत ही बेहतर स्थिति में रहेंगे। फिर नगरीकरण से उत्पन्न सामाजिक प्रभाव। देखिए पीछे तो आपने नगरीकरण की स्थिति को बता दिया है, अब इससे उत्पन्न जो सामाजिक प्रभाव है तो उसमें सबसे पहला प्रभाव यदि आप देखेंगे तो पारिवारिक संरचनाओं में जो है वो बदलाव को दिखाता है। और ये कैसे बदलाव है कि परंपरागत संयुक्त परिवार का जो है वो विघटन, जिसमें कई पीढ़ियां एक साथ एक ही छत के नीचे रहती थी, जिसका स्थान एकल परिवार एवं फ्लैट संस्कृति ने ले लिया है। भाई पहले क्या था कि गांव में लोग रहते थे, गांव में खूब बड़ा सा घर होता था और उसमें जो है ग्रैंडफादर थे, ग्रैंड मदर थी, फिर मदर फादर थे, चाचा चाची थे, मतलब एक बड़ी फैमिली रहती थी और सब एक छत के नीचे रहते थे। मतलब संयुक्त परिवार का जो कॉन्सेप्ट था, और संयुक्त परिवार के बहुत ज़्यादा जो है वो फायदे भी थे। वर्तमान में क्या है कि भाई लोग रोजी रोजगार शिक्षा के लिए लोग जो है शहरों की तरफ चले आए, और शहर चूँकि खर्चीले होते हैं, बहुत अफोर्डेबल नहीं होते हैं, तो ऐसी स्थिति में भाई कोई गांव से आ रहा है तो वो फ्लैट लेके रहेगा। भाई यहाँ तो वो बड़ा सा घर तो पाएगा ही नहीं, फ्लैट लेकर के रहेगा। और वो भी फ्लैट कैसा होता है, 1 BHK 2 BHK 3 BHK, मतलब जो बड़े से बड़ा फ्लैट होता है वो 4-5 कमरों का होता है। और सोचिए 4-5 कमरे में ही यदि आप लोग 4 लोग हैं तो आपका एक बेडरूम हो गया, बच्चों का हो गया, तो कोई गेस्ट आ गया, उसमें बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं बचता है। और वो भी तब जब बहुत अच्छी स्थिति में कमाने वाला व्यक्ति रहेगा, क्योंकि सभी लोग तो 4 BHK का जो है फ्लैट अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। जनरली लोग 2 BHK 1 BHK में रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में वही कायदे से सरवाइव करने महानगर में, ये उनके लिए ही बड़ी चुनौती होती है। और वो पेरेंट्स को या नात रिश्तेदार को क्या ही बुला पाएंगे। और यदि खुदा न खास्ता आ भी जाते हैं तो लोग सोचते हैं कि किसी तरीके से जल्दी से जाए, क्योंकि उनकी भी मजबूरी होती है कि भाई कैसे चीज़ों को मेंटेन करें। और इसी पे एक जो मूवी बनी है अतिथि कब आओगे, तो उसी में है ना कि अतिथि तुम कब जाओगे, तो वाली मूवी बड़ा सटीक व्यंग्य करती है इस फ्लैट संस्कृति को लेकर के। तो एक तो ये है कि भाई संयुक्त परिवार टूट रहा है, एकल परिवार की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और एकल परिवार में सबसे बड़ी समस्या है कि जो बच्चे हैं वो सफ़र कर जा रहे हैं, क्योंकि जनरली क्या है कि मदर फादर वर्किंग होते चले जाते हैं और बच्चे जो है वो डिपेंड हो जाते हैं किस पे, मेड पे जो आया होती हैं। और वो कितनों भी स्नेह दे लें, एक जो दादी बाबा का जो स्नेह होता है वो तो नहीं दे पाएंगी। और जो परंपरागत जो हमारे वैल्यूज है, जो मूल्य हैं, जो हमको विरासत में मिले, जो हमारे ग्रैंडफादर से हमें मिले, वो शायद हमारे बच्चों को उनके ग्रैंडफादर से ना मिल पाए, क्योंकि वो साथ रह ही नहीं पा रहे हैं। तो ये भी एक समस्या है। और इसीलिए देखिए कि आजकल के जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो सेंट्रिक होते जा रहे हैं, मतलब वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के पीछे जो है उसी में उनका दिन रात कट रहा है। वो बाहर उनकी कोई एक्टिविटीज़ नहीं हो पा रही है, परिवार से तो वो इंटरेक्ट ही नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी समस्याएं आ रही हैं। और ये एक तरीके से वर्तमान में तो भले चल जा रहा है, लेकिन दीर्घकालिक रूप से जो है ये जो एक सामाजिक संरचना है जिसमें सामूहिकता का जो सिद्धांत है उसके लिए बड़ा थ्रेट जो है वो उत्पन्न कर रहा है। फिर महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन। शहरों में महिलाओं को शैक्षिक एवं रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त होते हैं,
जिससे उन्हें अधिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है तथा उनका सशक्तिकरण भी होता है। मतलब अगर देखा जाए तो शहरीकरण ने जो है वो लैंगिक जो समानता है उसको स्थापित करने की दिशा में बेहतरीन काम किया है। लेकिन इसके कुछ समस्याएं भी हैं, जैसे इन प्रगतियों के बावजूद भी लिंग आधारित हिंसा, बाल देखभाल सुविधाओं की कमी एवं असमान वेतन जैसी समस्याएं वर्तमान में भी बनी हुई हैं। और आप देख रहे होंगे कि वर्तमान में भी अगर देखा जाए तो जो बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा, अभी भी आप गाड़ी से ट्रेवल करिए फुटपाथ पे आपको श्रम करते नज़र आएंगे, तो कहीं ना कहीं उनका जो है बचपन छिन रहा है। और जो महिलाएं जो वर्किंग हैं अभी भी उनके साथ जो है वो कार्यस्थलों पर जो है दोयम दर्जे का बर्ताव होता ही होता है, चाहे वो सैलरी के मामले में, चाहे और जो लैंगिक हिंसा होती है वो तो आप आए दिन न्यूज़पेपर में देखते ही रहते हैं। चूँकि अभी हमारा समाज जो है उस लेवल पे, देखिए वैश्वीकरण का प्रभाव पड़ा, औद्योगिक क्रांति का प्रभाव पड़ा, नगरीकरण की चीज़ें में वृद्धि हुई, लेकिन मानसिकता लोगों की उस तरीके से जो है परिवर्तित नहीं हो पाई और अभी इसको समय लगेगा। इसीलिए देखिए कि जो महिलाएं हैं वो अभी भी जो है इतने अवसर के बावजूद भी वो सफ़र करती दिख रही हैं। तो आप इसको भी दिखाइए कि महिलाओं की स्थिति में क्या परिवर्तन आया। चूँकि सामाजिक चीज़ों को दिखाना है भाई, पूरा ओवरऑल परिवर्तन तो दिखाना नहीं है, नहीं तो इसमें और भी पॉइंट जुड़ते। चूँकि समाज में दिखाना है तो समाज में परिवार को आपने दिखाया, फिर महिलाओं की स्थिति को दिखाया, फिर अब बच्चों के लिए दिखाइए कि नगरीकरण से बच्चों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं तक बेहतर पहुंच उपलब्ध हुए हैं। मतलब देखा जाए तो शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के जो नगरीकरण के द्वारा हुआ है उसमें बच्चे लाभान्वित हुए हैं, किंतु बाल श्रम, सड़कों पर रहने वाले बच्चे एवं मलिन बस्तियों में अपर्याप्त स्वच्छता जैसी चुनौतियां अभी भी जो है वो बनी हुई हैं। मतलब अगर बच्चों को भी कुछ लाभ हुआ है हेल्थ और एजुकेशन के क्षेत्र में, तो इसके कुछ जो है वो नुकसान भी हैं। फिर जाति व्यवस्था की समस्या, और जाति व्यवस्था में देखा जाए तो वैसे तो देखा जाए नगरीकरण के द्वारा जाति व्यवस्था में कमी आई है, किंतु अभी भी निचली जातियों का को आवास प्राप्त करने, रोजगार एवं सामाजिक पारिवारिक क्रियाओं में भेदभाव का सामना जो है वो करना पड़ता है। मतलब भाई जो ग्रामीण स्तर पर जो जाति प्रथा की जो मजबूती है वो शहरों में तो नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि ग्रामीण स्तर पे तो आप जाएंगे, आप अपने गांव में ही देख लीजिए, तो वहाँ तो टोला निर्धारित है कि ब्राह्मणों का टोला ये है, कुर्मियों का टोला ये है, SC कास्ट का टोला वो है, मतलब पासी टोला ये है। मतलब वो जाति के नाम से ही टोला, मतलब वो उस टोले में उसी क्षेत्र उसी जाति विशेष के लोग रहेंगे। तो वहाँ जो है अभी भी जातीयता, और विशेषकर जो पिछड़े राज्य हैं जैसे उत्तर प्रदेश हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, राजस्थान हुआ, यहाँ वर्तमान समय में भी बहुत ज़्यादा प्रभावी हैं। लेकिन वही देहात के लोग जब शहरों में आते हैं तो यहाँ सोचिए कोई पूर्वी उत्तर प्रदेश का व्यक्ति है और एक ही गांव के लोग हैं, कोई ब्राह्मण है और कोई SC है, और वहाँ तो गांव में तो पूरी डिस्टेंस मेंटेन लोग करते हैं कि भाई आप हमारे साथ हमारे सामने चारपाई पे नहीं बैठने देंगे या अपने बर्तन में खाना नहीं खाने देंगे। तमाम चीज़ों की अभी भी रूढ़िवादिता है और मैं इस परंपरा को तो एकदम बकवास मानता हूँ, और मैं अपने स्तर से इसको बहुत ज़्यादा ख़त्म करने के लिए भी प्रयास करता हूँ। लेकिन चूँकि गांव में लोग हैं और जो पुराने लोग हैं अभी भी इसको मानते हैं, तो लेकिन वही जो गांव के लोग जब शहरों में जाते हैं और जब शहरों की स्थिति में जब बहुत अच्छी जॉब में नहीं रहते, जो झुग्गियों में रहते हैं, बहुत एक कमरे के फ्लैट में रहते हैं और वहाँ 2-3 लोग मिल के साथ रहते हैं, ये होता है कि भाई एक ही गांव के हैं तो एक साथ रह लेते हैं। चूँकि अपने लोग रहते हैं तो एक आत्मीयता रहती है, दुख सुख में भी सहयोग मिलता है। तो वही SC वर्ग का, वही जनरल वर्ग का, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो, सभी लोग एक साथ मिल के बैठ के खाना खाते हैं, सारी चीज़ें। तो इस लेवल पर देखा जाए तो वाकई में जो जातीय व्यवस्था है उसमें जो है वो कमी आई है।
वर्तमान में भाई एक अगर फैक्ट्री है उसमें सभी जाति के लोग एक बराबर काम कर रहे हैं, एक बराबर श्रम कर रहे हैं और उसका उनको समान वेतन मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें तो सहूलियत हुई हैं, लेकिन अभी भी कुछ समस्याएं इसमें भी बनी हुई हैं कि जैसे अगर कोई एससी कास्ट का है या कोई नीचे के कास्ट का है तो उसको रेंट पे रूम मिलने में समस्या होती है, और अगर कहीं वो बहुत ज़्यादा पॉश एरिया में चाह रहा हो तो उसको कुछ हद तक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो कुछ इसके फ़ायदे तो हुए हैं, लेकिन थोड़ा बहुत नुकसान भी है, तो वो भी आप बता रहे हैं कि भाई भेदभाव का इनके साथ सामना किया जाता है। फिर अगला जो है कि ग्रामीण क्षेत्रों से बढ़ता पलायन भी, जहां एक और ग्रामीण तंत्र को प्रभावित कर रहा है, वहीं दूसरी ओर अतिरिक्त बोझ से शहर भी हांफते दिख रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, और इसमें यह कहा जा रहा है कि ठीक है, अगर एक जगह की आबादी जा रही है तो वहाँ जहाँ से आबादी जा रही है वो तो वीरान हो रहा है, और वर्तमान में जो हमारे गांव में वाकई में वीरान वाली स्थिति में जा रहे हैं। हम लोग बचपन में थे, जब गर्मी की छुट्टी होती थी, शहर में जब रहते थे तो गर्मी की छुट्टी में गांव जाने का बहुत ज़्यादा क्रेज होता था, क्योंकि होता क्या था कि गांव में पूरा गांव ही एक तरीके से घर होता था, और बहुत अच्छा खेलने का या खूब आबादी रहती थी, और गांव के भाई सभी लोग एक रिश्ते में ही रहते हैं, चाचा हुआ, कोई बुआ हुई, कोई बड़े भैया हुए, कोई छोटा भाई हुआ, तो बड़ा एक आत्मीयता महसूस होता था, और गांव में बड़ी चहल पहल दिखती थी। और तीज त्योहारों में तो ये और भी ज़्यादा जो है, क्योंकि कुछ लोग यदि शहरों में भी रहते थे तो एटलीस्ट वो भाग करके जो है गांव में जाते थे, मतलब गांव उनको खींचता था, क्योंकि मैक्सिमम लोग तो गांव में ही थे भाई, अपने तो गांव में थे तो गांव जाना होता था। और मतलब होली में तो एक पूरी रौनक होती थी, जब हमारे पूर्वांचल में फगुआ वगुआ गाया जाता है तो उस समय मतलब बड़ा अच्छा लगता था कि बहुत ज़्यादा लोग हैं। वर्तमान में हम लोग चूँकि गांव से जुड़े हुए हैं, और अभी भी यदि हम हैं त्यौहार में शहर में हैं तो उस दिन जो है हम अपने गांव में ही जा कर के चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं, दिन तो गांव में ही बिताते हैं। लेकिन अब वो रौनक देखने को नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि पूरा का पूरा गांव ही समझ लीजिए, जो भी वर्किंग पीपुल है, मतलब जो भी थोड़ा सा कमाने लायक है, वो रोजी रोजगार की तलाश में शहरों की तरफ पलायित कर गया है। मतलब इतना वीरान दिखता है, और ऐसी स्थिति में सफ़र कौन करता है भाई? बूढ़े माँ बाप सफ़र करते हैं कि बेटा जो है बाहर गया है 4 पैसे के लालच में, सफ़र करती है पत्नी, बच्चे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भाई सब इतना तो कमाते नहीं है कि अपने बच्चे अपनी पत्नी को साथ ले जा सके। तो बच्चे का बचपन बाप के बिना हो रहा है, पत्नी जो है हस्बैंड को मिस कर रही है। तो ये सारी समस्याएं जो है वो नगरीकरण का प्रभाव है, सामाजिक प्रभाव है, कि जो एकाकीपन, जो गांव वीरान हो रहे हैं, और शहर में क्या है कि इतनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ जा रही है कि मलिन बस्तियों का जो है विस्तार होता जा रहा है। और अगर देखा जाए तो दिल्ली, मुंबई, जो भी हमारे बड़े बड़े महानगर हैं, वहाँ की स्थिति आप आकर के देख लीजिए कि क्या स्थिति में लोग रह रहे हैं, कितनी अमानवीय तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं। मतलब मैं खुद दिल्ली में रहता हूँ, और जैसे ही हमारी ट्रेन जो है अलीगढ़ के बाद जब निकलती है तो इतना बढ़िया एटमॉस्फेयर लगता है, शुद्ध हवा और सारी चीज़ें मिलती हैं। और कहीं रियली बताएं गांव में चले गए तो क्या आनंद आता हो, वही जैसे ही दिल्ली में आते हैं ये लगता है कि मतलब किस जो है वो भट्ठी में जा रहे हैं, मतलब कि सब कुछ वैसे ही अब क्या कहा जाए। तो ये जो नगरीकरण की चीज़ें हैं, जिससे चूँकि अब नगरों की भी स्थिति भाई भयावह हो ही जाएगी कि जब सभी लोग यहीं रहना चाहेंगे तो कितना ज़्यादा ये सबको जो है वो झेल पाएगा, बर्दाश्त कर पाएगा। तो दोनों समस्याएं हैं, गांव यदि वीरान हो रहे हैं तो नगरीकरण, जो नगर है वो आबाद दिख रहे हैं, लेकिन वो इसकी बहुत बड़ी कीमत चुका रहे हैं यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं। तो ये दोनों समस्याएं हैं। और फिर समग्रतः इन सामाजिक संरचनाओं पर नगरीकरण का प्रभाव जटिल है एवं बहुआयामी है। यद्यपि यह प्रगति और परिवर्तन के अवसर प्रदान करता है, किंतु यह कई चुनौतियां भी उत्पन्न कर रहा है, जिसके लिए नीतिगत उपायों एवं सामाजिक परिवर्तन संबंधी जो है वो पहलों की ज़रूरत होती है। तो ये आपका एक निष्कर्ष हो गया, और आज के प्रश्न का उत्तर यहीं तक था। देखिए इस प्रश्न को थोड़ा सा आप लोग व्यापकता में देखिएगा भी, क्योंकि यहाँ से निबंध में भी प्रश्न पूछे जाते हैं।
तो नगरीकरण को जोड़ करके निबंध में भी चूंकि प्रश्न बनते हैं, तो थोड़ा सा इसीलिए मैंने यहाँ बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने का भी प्रयास किया है कि अगर निबंध में भी प्रश्न आए तो आप निबंध के भी प्रश्नों को कर सकें। ये कुछ हमारे लिंक्स हैं, आप लोग इससे यदि नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, इसका लाभ उठाइए। सबसे पहले ये हमारे समृद्धि IAS का टेलीग्राम चैनल है, ये समृद्धि IAS का यूट्यूब है जिससे अभी हम आप रूबरू हो रहे हैं, और जो तीसरा हमारा महत्वपूर्ण चैनल है संदीप मिश्रा ऑफिशियल। तो यदि अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ये आप ही के चैनल हैं और इसे आपको ही आगे बढ़ाना है। लास्ट में यदि आपको किसी हमारे बैच को परचेज करना है या हमसे बात करनी है तो 7303307507 पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।